पहाड़ पर या कहीं भी जब भी कोई बड़ा रोड एक्सीडेंट होता है तो हम घोषित कर देते हैं कि ड्राइवर की गलती से हुआ या फिर ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट हुआ है। सरकार परिवहन विभाग के किसी छोटे स्तर के अधिकारी को इसके जिम्मेदार मानकर उसे कुछ दिनों के लिए नौकरी से सस्पेंड कर देती है। यदि एक्सीडेंट में हताहत होने वाला कोई हमारा नजदीकी हमारा अपना नहीं होता है तो कुछ दिन बाद हम उस एक्सीडेंट को भूल जाते हैं। सरकार सस्पेंड किए गए अधिकारी को वापस ले लेती है और अगले किसी बड़े एक्सीडेंट तक सब कुछ सामान्य हो जाता है। किसी भी एक्सीडेंट के बाद हम ठहर कर ये नहीं सोचते कि वो जो ड्राइवर था जिसने एक्सीडेंट किया उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। मरचुला बस दुर्घटना के बारे में एक ऐसी खबर आ रही है जो इस तरफ इशारा करती है। विस्तार से बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 4 नवंबर को मरचुला में बस एक्सीडेंट होने और बस के ओवरलोडेड होने की खबर एक साथ आई। यानी कि हादसा होते ही हमने तुरंत समझ लिया या मान लिया या फैसला कर लिया कि एक्सीडेंट ओवरलोडिंग के कारण हुआ है। कुछ जरा ज्यादा संवेदनशील लोग जो होते हैं उन्होंने राज्य में सड़कों की हालत की बात कही। इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों सड़क दुर्घटनाओं के बड़े कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़े कारण नहीं। यदि वैज्ञानिक जांचों और वैज्ञानिक मानकों के आधार पर दुर्घटनाओं के 10 प्रमुख कारणों की सूची बनाई जाए तो मेरा मानना है कि खराब सड़कें एक्सीडेंट का चौथा या 5वां कारण होती होंगी, ओवरलोडिंग 7वां या 8वां और ड्राइवर की लापरवाही 9वां या 10वां यानी कि आखिरी कारण हो सकता है। इस सूची में एक्सीडेंट का सबसे प्रमुख कारण होगा ड्राइवर की मानसिक स्थिति। ड्राइवर किसी तनाव में तो नहीं था। परिवार और बच्चों को लेकर उसके मन में उस समय कोई चिंता की स्थिति तो नहीं थी। वह आर्थिक कारणों से परेशान तो नहीं था या किसी सवारी के साथ उसका कोई विवाद तो नहीं हुआ था। मरचुला हादसे में जो एक खबर सामने आई है वह इसी तरफ इशारा करती है कि बस का ड्राइवर मानसिक तनाव की स्थिति में था और इसी तनाव के चलते संभव है वह सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाया, जिससे 36 लोगों की जान चली गई और 26 घायल हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना का शिकार हुई बस का ड्राइवर दिनेश सिंह उस समय मानसिक रूप से बहुत परेशान था। बस हादसे में घायल एक व्यक्ति रामनगर के अस्पताल में भर्ती है। नाम है हरीशचंद्र पोखरियाल। हरीशचंद्र पोखरियाल के अनुसार वे ड्राइवर के सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। बार बार ड्राइवर का फोन बज रहा था और वह हर बार पहले से ज्यादा परेशान दिख रहा था। जब हरीशचंद्र पोखरियाल ने और उनके साथ बैठे अन्य लोगों ने ड्राइवर से बार बार फोन आने का कारण पूछा तो ड्राइवर ने कहा कि किसी को शाम तक 2.5 लाख रुपए देने हैं, वह बार बार फोन करके रुपयों का इंतजाम करने के लिए कह रहा है। हरीशचंद्र पोखरियाल के अनुसार उन्होंने और दूसरे लोगों ने ड्राइवर को धैर्य रखने के लिए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के लिए ये बात उन्होंने उनसे कही थी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद हादसा हो गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी विशेषज्ञों के हवाले से कहा था कि ड्राइवर की लापरवाही या ओवरलोडिंग जैसे कारण किसी भी दुर्घटना के बहुत बाद के कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण कुछ और हैं। हम आमतौर पर तुरंत उस बात को मान लेते हैं जिसे मानने के लिए हमें अपने दिमाग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि अखबारों में इस हादसे की जो खबरें छपी हैं उनमें ओवरलोडिंग को ही कारण माना गया है। बस ओवरलोड नहीं होती तो निश्चित ही ड्राइवर की गलती बता दी जाती, क्योंकि अखबार वालों को तुरंत फैसला देना होता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि ओवरलोडिंग और ड्राइवर की चूक हादसे के कारण नहीं होते। इस हादसे में यदि ड्राइवर मानसिक तनाव में नहीं होता तो ओवरलोडिंग और बस का एक्सल टूट जाने के बाद भी वह सही वक्त पर सही फैसला लेकर हादसे को टाल सकता था। मरचुला हादसे के बाद सरकार ने एक के बाद
कई आदेश दे डाले हैं, कई तरह की जांचें और कई तरह के दूसरे कदम उठाए जाने की बात अखबारों में छपी हुई है। ये सब काम भी जरूरी है, लेकिन जिस ड्राइवर के हाथों में हम इतने लोगों की जिंदगी सौंप रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इस बात का आकलन ड्राइवर के स्टीयरिंग थामने से पहले जरूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो मेरा कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी प्रणाली विकसित करे। इस मामले में, इस एक्सीडेंट के मामले में आर्थिक हालात ड्राइवर के मानसिक तनाव का कारण है जो लग रहा है। इसलिए कम से कम बस ड्राइवरों को इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए कि वे और उनका परिवार आर्थिक रूप से हताश और निराश न हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चूक तो तब भी हो सकती है, फिर क्या होगा? ऐसे में सड़कों की हालत सुधारना और पहाड़ों में खतरनाक जगहों पर पैरापिट आदि लगाना युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में एक तरफ तो कुछ सड़कों को बहुत चौड़ा बनाने की कवायद हो रही है और सरकारें इन बहुत चौड़ी सड़कों के लिए अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन दूसरी तरफ दूर दराज की सड़कें खस्ता हाल हैं। देहरादून में जिन सड़कों पर नेताओं अफसरों की गाड़ियां दौड़ती हैं, उनकी हर साल मरम्मत होती है, जरूरत न होने पर भी मरम्मत होती है, लेकिन दूर दराज की सड़कों पर सालों साल बड़े बड़े गड्ढे बने रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। एक और बात यातायात साधनों को लेकर है। सरकार सड़कें तो गांव-गांव पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन उन सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की जिम्मेदारी भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। ऐसे में भगवान की तरफ से इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए प्राइवेट वाहन सड़कों पर उतर जाते हैं और तमाम नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। सार्वजनिक परिवहन की जिम्मेदारी उठाने वाले इन वाहनों की स्थिति क्या है, यह आप किसी भी दूर दराज के रूट पर इन वाहनों में सफर करके खुद देख सकते हैं। और हाँ, यदि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और दुरुस्त होती तो कुछ और जानें बचाई ही जा सकती थी। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं बिना संसाधनों के ये चैनल चलाने की कोशिश कर रहा हूं। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपसे सहयोग की जरूरत है। आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो बनाए जाने चाहिए, तो एक छोटी सी राशि सहयोग के रूप में अवश्य दें। चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करें और कमेंट भी लिखें। यह भी आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी मदद होगी। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।